अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स और मैं हूं आपके साथ सलमा कौसर। सबसे पहले आज के टॉपिक्स, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने कहा है कि नवाज शरीफ को एक मौका फराहम कर रहे हैं। आइंदा समाअत पर उन्हें पेश होना पड़ेगा। क्या अगली समाअत यानी 8 से 9 दिन बाद 10 सितंबर को अदालत में पेश होने के लिए पाकिस्तान वापस आएंगे? कराची के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल सरगर्म है। गुज़श्ता रोज उन्होंने तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तैयार होने वाला ट्रांसफॉर्मेशन प्लान मांगा है, जबकि जुमे को वो कराची का दौरा भी करेंगे। हमारा सवाल ये है कि क्या इससे कराची के मसाइल हल होने में मदद मिलेगी? हुकूमत ने भंग के तिब्बी, सनती और तिजारती इस्तेमाल की मंजूरी भी दे दी है। भंग को इब्तदाई तौर पर 3 अजला में काश्त किया जाएगा। भंग की काश्त के फरोग का क्या ये सिलसिला दुरुस्त है? और आखिर में हम बात करेंगे FBR में जारी एहतसाब की। क्या करप्शन के खिलाफ कार्रवाई से इदारे की कारकर्दगी में भी बेहतरी आएगी? आज के मेहमानों का तारुफ करवा दूं, उसके बाद हम आएंगे उस पर डिस्कशन की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर बेग चुगताई साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। जैगम खान साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं और जुनैरा अजहर भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अब तमाम मेहमानों का शुक्रिया। पहले टॉपिक से हम आगाज़ कर रहे हैं गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर। सबसे पहले तो बात है नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा कि अगर नवाज शरीफ मफरूर हैं तो अलग 3 साल की कैद की सज़ा हो सकती है। ट्रायल या अपील में पेशी से फरार होना भी जुर्म है। उन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ को अदालत आने तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। सवाल हमारा ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को सरेंडर करने का हुक्म दिया है, क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वापस आएंगे? लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आप कहिएगा, आपकी क्या राय है इससे मुतालिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अपना ज़ाती अंदाजा है कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। अदालत ने एक सहूलत पैदा कर दी। तो नवाज शरीफ साहब के पास भी ऑप्शन है कि वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह लेके भेज दें। अगर डॉक्टर्स ने ये लिख के दिया हो कि ये सफर कर ही नहीं सकते तो कोई अदालत तो उनको मजबूर नहीं कर सकती। तो ये एक टेक्निकल इशू वहां पे है। दूसरी तरफ अदालत ने जो आसानी पैदा की वो ये है कि इस केस में मरियम सफदर और सफदर, कैप्टन सफदर, दोनों को अलग कर दिया केस से। यानी यही केस है लेकिन उन दोनों का मामला चलता रहेगा और मियां साहब वाला पोर्शन जो है वो उसको देखा जाएगा जब वो आते हैं। इन हालात में अगर ये केस चलता है, जिसके लगता यूं ही है कि अल्टीमेटली ये इनको बरी कर दिया जाएगा, तो ये जब बरी हो जाती हैं मरियम भी और उनके हस्बैंड कैप्टन सफदर भी, तो केस तो हकीकतन खत्म हो गया। क्योंकि उस केस के ऊपर बुनियादी तौर पे तो ये तीनों का ही तीनों का ना से अगर सफदर का ना भी कहें तो मरियम और मियां साहब का तो बिल्कुल वो मैं समझता हूँ कि हैंड एंड क्लब है, वो तो आप अलहदा कर ही नहीं सकते थे। तो जब कोर्ट ने अलहदा कर दिया उसको, तो अब केस चलता रहेगा और जब वो केस खत्म हो जाता है तो फिर बिल्कुल वो उस वक्त आप मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दें तो मियां साहब का मामला भी खत्म हो जाएगा। तो इस लिहाज से एक ऑप्शन उनके पास मौजूद है कि वो इंतजार में बैठ के और मेडिकल सर्टिफिकेट पे रिलाई करें और आने का मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई इरादा होगा। अगर आने का हुकूमत की कोशिशों की वगैरह देखा जाए तो वो ड्रामा चलता रहेगा साथ साथ और मियां साहब वहाँ बैठे रहेंगे। मियां साहब वापस नहीं आएंगे। NBC, आप क्या कहते हैं, क्या नवाज शरीफ अब अदालती हुक्म के बाद पाकिस्तान आएंगे? देखिए, जनरल साहब और हम उन लोगों में से हैं जो अपनी बात पर कायम रहते हैं। कल भी हमने कहा नहीं आएंगे, आज भी हम कह रहे नहीं आएंगे वापस। वो उसकी बुनियादी वजह क्या है? सॉरी, हालात वो नहीं है जो पिछले ज़माने में थे, जब मियां साहब को 10 साल के लिए एक मुआहदे के तहत, खूबसूरत मुआहदे के तहत वतन से भेजा गया था। वो 5 साल में वापस आ गए थे। उसकी वजह ये थी कि मियां साहब को पावर्स ने ये कहा था कि अब आ जाओ वापस, मामला हल हो जाएंगे। वो आए, उन्होंने पिटिशन फाइल की और अदालत ने टाइम बार पिटिशन को एक्सेप्ट करने के बाद उनको मुकदमा से बरी कर दिया और प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हो गए। तो वो इस वक्त का इंतजार करेंगे
कि जब अच्छा वक्त आए और ऐसा ही वक्त आए कि उनको बुलाया जाए, दावत दी जाए, दावत शिराज वो सब बैठे हों उसके अंदर, और उसके बाद वो वापस आएँ और फिर तीसरी बार चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश करें। कोर्ट का फैसला बहुत तगड़ा है, उनका 10 दिन में आ जाएं आप, लेकिन इसके बारे में रिकॉल पिटिशन फाइल हो सकती है, इसको वापस ले लें। मेडिकल सर्टिफिकेट, बिल्कुल सही कहा जिलन साहब ने कि मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो पेश कर दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि ये तय पाया था कि पाकिस्तानी हुकूमत का नुमाइंदा बाकायदा राब्ते में रहेगा और हालात पूछता रहेगा और सेहत चेक करता रहेगा, जो कभी नहीं आया। जुनैरा, आप क्या कहेंगी? मैं भी वही कहूँगी जो हम कल कर रहे थे बात नवाज शरीफ के वापस आने की, तो कल भी यही कहा था कि वो वापस नहीं आएंगे और आज भी मेरा यही ख्याल है कि वो वापस नहीं आएंगे। ये जो कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट है बीच में, ये हैंडल करना नवाज शरीफ के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इंट्रा कोर्ट अपील्स चलती रहेंगी, मरियम यहाँ रह के एक रेजिस्टेंस का फेस बनने की कोशिश करेंगी। अब तो उनका केस भी अलहदा हो गया है, तो इसी तरह कभी किसी पेशी पे कहीं पहुंच के, कभी कहीं पहुंच के वो अपनी तरफ से शो ऑफ पावर करने की कोशिश करेंगी। नून लीग की आप जो लीडरशिप डिवाइडेड है उसको देख लें, वो अभी तक जब मरियम निकलती हैं तो कई दिन तक शहबाज शरीफ कुछ नहीं कहते और शहबाज शरीफ कुछ बोलते हैं तो मरियम कुछ नहीं कहती। तो पॉलिटिकली एडवांटेजेस पोजीशन जब तक नहीं होगी तब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, बिकॉज़ उनका माइंडसेट है कि वो रूल करने के लिए पैदा हुए हैं। उनका ख़ानदान, उनकी जमात जब तक 2/3 मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान पे हुकूमत करने के काबिल नहीं होगी वो वापस नहीं आएंगे। चाहे वो कोई अश्योरेंस ऐसी हो जो उनको यहाँ से मिले, चाहे उसको लोग डील का नाम दें, चाहे हालात खुद PTI अपने लिए ऐसे पैदा कर दे, पॉलिटिकली मोटिवेटेड वापसी उनकी हो सकती है, उसके अलावा नहीं। यानी नवाज शरीफ आपका भी ये कहना है वापस नहीं आएंगे। NBC, आपकी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। तो मैं ये कहता जो जुनैरा करेंगे कि वापस नहीं आएंगे और उसके लिए वो लीगल रास्ता इख्तियार करेंगे। ये नहीं कहेंगे मैं वापस नहीं आता, वो अपने आप को मफरूज करार देने की जरूरत नहीं करेंगे, नाश्तारी करार देने की करेंगे। वो पिटिशन में जाएंगे, रिकॉल में जाएंगे, वकीलों का इस्तेमाल होगा, बहुत अच्छी कानूनी लड़ाई होगी और उसके बाद मेडिकली उनसे कहा जाएगा कि भाई ये सफ़र करने के काबिल नहीं है और बहुत नाजुक सूरत हाल है, दिल बहुत हल्का इससे धड़क रहा है और उसकी बीट भी कम हो गई है। तो ये सब कुछ तय है। और कल हम जो बात कर रहे थे कि NIH बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त है। NIH का जो वो है फैसले वो ताकतवर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उन पर इतराज़ात हो रहे हैं और नैब के वकीलों ने पर इतराज़ किया है। तो देखते हैं कि इतराज़ कहाँ जाता है। ठीक है, आपका पॉइंट भी आ गया। जैगम खान साहब, क्या आपको लगता है नवाज शरीफ वापस आएंगे अदालती हुक्म के बाद? देखिए सलमा, इस वक्त 3 सिनेरियोज, 3 मंजरनामे हो सकते हैं। एक मंजरनामा तो ये है, जो दोस्तों की राय है, कि अदालत नवाज शरीफ को कोई रिलीफ दे दे। इस दरमियान में नवाज शरीफ साहब के वकला कोई ऐसे कागजात ले आएँ, कुछ सर्टिफिकेट्स ले आएँ जिसकी बेस पे अदालत उनको इजाज़त दे दे कि वो इस वक्त लंदन में रहें। ये वो सिनेरियो है जो मुस्लिम लीग नवाज़ का बेस्ट केस सिनेरियो है। अक्सर मुस्लिम लीग वाले, शरीफ फैमिली ये सिनेरियो चाहेगी। दूसरा सिनेरियो है कि अदालत उनको सख्ती से वापस आने का कहे, किसी किस्म की रियायत ना दे, और जब अदालत ऐसा करे तो वो वापस ना आए बल्कि वहीं पर रहें। ये वो सिनेरियो है जो PTI चाहेगी। PTI चाहेगी कि वो मुल्क में ना आए, उन पर तवज्जो ना आए, वो लंदन में रहें, लेकिन लंदन में रहने की एक सियासी कीमत अदा करें। और PTI वाले खूब अपना बैंड बजाएं और बताएं कि एब्सकॉन्डर हो गया, नवाज शरीफ चोर है, वो भाग गया, वापस नहीं आ रहा। और तीसरा सिनेरियो ये है कि अदालत उन्हें कोई रिलीफ ना दे और वो मुल्क में वापस आ जाए। ये सबसे कम लाइकली सिनेरियो लग रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि नवाज़ शरीफ अपनी ज़िद में इस सूरत हाल में भी वापस आ जाए। ज़्यादा किस बात का इम्कान है? ज़्यादा इसी बात का इम्कान लग रहा है कि वो फ़िलहाल लंदन में ही रहेंगे, क्योंकि इलेक्शन 3 साल दूर हैं। अगर वो इस वक्त आते हैं और जेल में डाल दिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मुस्लिम लीग नवाज़ को फ़ायदा भी नहीं होगा,
और नवाज़ शरीफ को भी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। उनके लिए बेहतरीन सिनेरियो ये होगा कि लंदन में रहें, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटी करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और इलेक्शन के करीब वो वापस आएँ। यानी आपको ये कहना है कि बाकी तो अजम्पशंस हैं, लेकिन इस वक्त जो सिनेरियो है इसके अकॉर्डिंग नहीं लगता कि नवाज शरीफ वापस आएंगे? जी, मुझे लगता है कि वो वहीं रहेंगे। ठीक है, हमारा सवाल इस सेगमेंट का यूँ था कि अदालती हुक्म के बाद क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वापस आएंगे, और हमारे तकरीबन 4 पैनलिस्ट ने ना का ऑप्शन लिया है। मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब, आपकी राय बाकी है, आप क्या समझते हैं? देखें, इस अपील का एक सिनेरियो जो आज बिल्ड हुआ है वो ये है कि मरियम नवाज का केस नवाज शरीफ से अलहदा हुआ, जैसे जनरल साहब ने बात की। अब अगर नवाज शरीफ नहीं और मरियम की अपील चलती है और वो अपील सक्सीड हो जाती है तो फिर नवाज शरीफ के वापस आने के ज्यादा कभी इम्कानात हो जाएंगे, क्योंकि जज अरशद मलिक के अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मरियम के लिए ये होल्ड कर देता है कि री ट्रायल होना चाहिए या नीचे दोबारा जाना है केस में, या नीचे वाला ट्रायल गलत है, तो उसके बाद तो नवाज शरीफ की वापसी विक्टोरियस हो जाएगी अगर ये अपील सक्सीड हो जाती है। अगर सक्सीड नहीं होती है तो फिर कहा जाएगा कि इंसाफ नहीं हुआ, जब आपने जज अरशद मलिक निकाल दिया है तो उसके बाद अपील के सक्सीड होने के तो बिल्कुल कभी इम्कानात होने चाहिए थे। जब जज की धांधली साबित हो गई है तो फिर उसकी जजमेंट कैसे कायम रह सकती है? लिहाजा उसको तो रिवर्स होना ही होना है। रिवर्स होने के 2 तरीके हैं, या हाईकोर्ट अपील में उसको खत्म कर दे या नीचे रीट्रायल में भेज दे। तो मेरे ख्याल में सेफ गेम तो ये है कि पहले मरियम का वर्डिक्ट ले लिया जाए। वो जो वर्डिक्ट आएगा वो नवाज शरीफ के लिए दोनों तरह के लिए हेल्पफुल होगा। अगर तो वो अपने वकला की बात मानेंगे तो आज वकला को एक पता मिली है कि उन्होंने मरियम को नवाज शरीफ से अलग करके उनका केस चलाने की कोशिश की है, और ये पहली दफा नहीं हुआ है। आसिफ जरदारी के केसेस में, बाकी केसेस में रूटीन लॉ प्रैक्टिस है। ये मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है अदालतों का कि अगर एक मुल्जम नहीं है तो दूसरे मुल्जम की अपील तो सुनी जाए। उसको सजा तो नहीं मिल रही ना, अगर नवाज शरीफ नहीं आते तो उसकी सजा मरियम को तो नहीं मिल सकती। तो अदालत ने कोई रियायत नहीं की है, कैलकुलेटेड मूव थी मरियम की और नवाज शरीफ वगैरह की कि वो आज जाएंगे, मरियम का केस अलग हो जाएगा, नवाज शरीफ का अलग हो जाएगा। इसके बाद ये अपील चलेगी और जज अरशद मलिक की बुनियाद पर अगर ये अपील सक्सीड हो जाती है तो लिहाजा मेरा ख्याल है वेट एंड सी की गेम है। हैफहैजर्डली वापस आने की नवाज शरीफ को कोई जरूरत नहीं है। कोई इतना जज्बात सियासत खेल जज्बात का नहीं है, ठंडे दिमाग का है। आज की जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उनके प्लान के मुताबिक चली हैं। उन्होंने अपील को अलग कराया है मरियम से। अब वो मरियम का अपील का फैसला करवाना चाहेंगे, उसके बाद नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। यानी अभी नहीं आएंगे? अभी नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे। मैं ये नहीं मानता वो नहीं आएंगे, लेकिन ये अपील जो मरियम के हक में जाती जाएगी वैसे वैसे उनका आना रोजे रोशन की तरह आया होता जाएगा। ठीक है, यानी आप हाँ का ऑप्शन लेंगे? बिल्कुल, मैं हाँ। 10 को तो नहीं आएंगे, लेकिन अगले 3-4 पेशों में अगर तो सब जाती है ऐसे सब गएंगे। हाँ, अगर ठीक है, अभी नहीं आएंगे। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ये तो सारे सिनेरियोज ही आ गए हैं ना। हाँ, लेकिन अभी बाकी तो अजम्पशंस है। अभी जो हालात है उसके अकॉर्डिंग तो तमाम तज्जियाकारों की राय यही है कि इन हालात में अदालत ने कहा है कि इतने दिन में पेश हो, अभी वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तमाम तज्जियाकारों का ऑप्शन लिया है। इसके साथ ही हम सेगमेंट को क्लोज करते हुए आगे बढ़ेंगे दूसरे सेगमेंट की जानिब। कराची में बारिशों के बाद की सूरत हाल पर मुसलसल बहस चल रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ इजलास में 1 हफ्ते में कराची की बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को कबूल मंसूबा मांग लिया है। इसके अलावा आज उन्होंने काबीना के इजलास में भी कराची के हवाले से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि कराची के मसाइल का खुद जायजा लूंगा। वज़ीर आज़म के कराची पर तवज्जो देने से क्या कराची के मसाइल जल्द हल हो जाएंगे? NBC। देखिए, कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी ये कायम हुई है हमारी, और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त उसका एजेंडा है, बहुत ज़बरदस्त काम है उसका। अगरचे मेरे जो इल्म है उसके मुताबिक उसमें 4 पॉइंट हैं, जबकि कराची के 22 पॉइंट हैं। तो चलिए 22 छोटे, फिलहाल 4 पॉइंट की बात कर रहे हैं वो लोग, पानी, ट्रांसपोर्ट, नाले वाले सब। और अगर ये मसले हल हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है। और ये मसले हल करने के लिए वो कमेटी खामोशी से काम कर रही है। अंदर बैठते हैं, काम करते हैं और फिर उसको आगे ले जाते हैं। अभी 2 रोज़ पहले मैं उस कमेटी ही को
अपने फैसलों का ऐलान भी करना चाहिए। असद उमर बन जाए उसके तर्जुमान, वही उसका ऐलान करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन जो भांत भांत की बोलियां हमारे सामने आ रही हैं वुज़रा की तरफ से, वो माहौल को ख़राब कर रही हैं। कराची का माहौल वैसे ही ख़राब है, पानी भरा हुआ है, गटर उबल रहे हैं, पाइपलाइन टूट गई है, सड़कें टूट गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, स्टेटस ऑफ कराची जो है वो डिग्रेड हो गया है। और बकौल सुप्रीम कोर्ट के कराची खाक आपको देगा, उसको तो आपने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन कराची आज भी दे रहा है आपको सब कुछ, कराची उतना ही दे रहा है जितना पहले दे रहा था। तो ये भांत भांत की बोली मैं कह रहा हूँ, ये मामला शिबली फराज को आप ले लें और दूसरे वुज़रा को आप ले लें जो क्या कहते हैं उनको आप लोग, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, मैं उनको स्पैम कहता हूँ। ये स्पैम्स हैं जो माशरे में फैल रहे हैं। और शिबली फराज के बारे में तो अब शेर व शायरी भी शुरू हो गई है कि पूछ पूछ के बोलता है शिबली फराज का बेटा, खांसी लंबी नस्बें भी आ रही है। तो इन लोगों को नहीं बोलना चाहिए, इन्हें कोई हक़ नहीं, क्यों कमेटी के अंदर नहीं है। आज भी उन्होंने कहा सिंध हुकूमत काबिल ही नहीं है, तो हटा दो सिंध हुकूमत को भाई। अगर सिंध हुकूमत में अहलियत नहीं है मसाइल को हल करने के लिए, तो सिंपल सा एक रेफरेंस आप फाइल कर दें कोर्ट में और उसको क्लैरिफाई करा के कोई और ले आए, लाडला ले आए, जैसे जाम सादिक को लेकर आए थे, जैसे मुजफ्फर अली शाह को लेकर आए थे आप लोग, इस तरह कर लें आप। लेकिन कमेटी को काम करने दे। अगर आप कराची के मुफाद में, पाकिस्तान के मुफाद में है, ये कमेटी को काम करना चाहिए, जैसे NOC हमारी, और उसको भी मौजूद रहना चाहिए। तो मेरा ख्याल है जो मेंबर नहीं है कमेटी के उनको नहीं बोलना चाहिए। अब कराची के मसले पर प्राइम मिनिस्टर को आने दें। प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद में बैठकर फैसले कर रहे हैं, सिंध के बहुत अच्छी बात है, कल आके अनाउंसमेंट कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है इस वक्त आज अब तक सिंध हुकूमत और फेडरल हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर के मसले पर भी ऑन बोर्ड हैं। सही, यानी आप NBC समझते हैं कि क्या वज़ीर आज़म के तवज्जो देने से कराची के मसाइल जल्द हल हो जाएंगे या इसमें कुछ ताख़ीर हो सकती है? यकीनन वहाँ हल हो जाएंगे। ठीक है, ज़ैगम खान साहब आप क्या कहते हैं? पहली बात तो ये कि क्या वज़ीर आज़म साहब कराची पर तवज्जो दे रहे हैं। देखिए, कराची इस वक्त एक डिज़ास्टर को फेस कर रहा है। बिल्कुल, कराची एक ऐसा शहर है कि पाकिस्तान में जब भी कहीं भी डिज़ास्टर आया है तो सबसे ज़्यादा हेल्प कराची के लोगों ने की है, दिल खोल कर की है, सबसे पहले पहुँचे हैं। आज कराची के लोग खुद एक डिज़ास्टर का सामना कर रहे हैं और सूरत हाल ये है कि अभी तक वज़ीर आज़म साहब वहाँ नहीं पहुँचे। बताया गया है कि अगले जुमे को पहुँचेंगे। क्या वज़ीर आज़म के तवज्जो देने से मसाइल हल होने में मदद मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, और उसकी बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं। वज़ीर आज़म साहब आधे कराची के मालिक हैं, रकबे के लिहाज से आधा कराची वफाकी हुकूमत की मलकियत है। ये वो कराची है जो KMC को टैक्स नहीं देता, ये उन अदारों को टैक्स देता है जो वफाकी हैं और वहाँ उनकी हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं, वहाँ उनके मुख्तलिफ इदारे हैं और वो वफाकी हुकूमत के अंडर आते हैं। कराची जो पाकिस्तान की वाहिद फंक्शनल पोर्ट है वो वफाकी हुकूमत के पास है, और जो कराची की लोकल गवर्नमेंट है वो वफाकी हुकूमत की इत्तेहादी है। और कराची उतना ही वफाक का मसला है जितना सूबे का मसला है, क्योंकि कराची पूरे पाकिस्तान का बोझ उठाता है। जब अफ़गान वार हुई तो अफ़गान रेफ्यूजीज़ कराची पहुँचे, जब दहशतगर्दी हुई तो फाटा के लोग कराची पहुँचे। पाकिस्तान में जहाँ लोगों को रोज़गार नहीं मिलता तो वो लोग कराची पहुँचते हैं। वज़ीर आज़म साहब को अपने वादे कराची के साथ पूरे करने चाहिए। 162 अरब का वादा था, 2-3 अरब भी अभी तक वहाँ नहीं मिले। और सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की ये सियासी अशराफिया, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिलकर बैठें और कराची की गवर्नेंस का कोई बेहतर फार्मूला तय करें। कराची को एक इदारे को, KMC को बेहतर है कि रन करे और KMC को रिफ़ॉर्म किया जाए या कोई और मुतबादिल लाया जाए। जिस तरीके से कराची को चलाया जा रहा है ये गवर्नेंस का कोई तरीका नहीं है। इस तरीके से मेट्रोपॉलिटन शहर को, इतने बड़े शहर को जो आपकी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी है, उसको नहीं चलाया जा सकता। सही, यानी आप कहते हैं कि अगर वज़ीर आज़म तवज्जो दें तो कराची के मसाइल जल्द हल होंगे। जनरल साहब आपकी ओपिनियन? देखिए, अभी तो तवज्जो
देनी लाजमी है और तवज्जो देनी होगी, उसकी बुनियादी वजह है कि अवाम की तरफ से रिएक्शन बड़ा जबरदस्त, क्योंकि जो लोगों के साथ बीती है मेरा ख्याल उसके बाद कुव्वत बर्दाश्त भी शायद ऐसी नहीं रही कि लोग खामोश रहे। और मेरी इत्तला के मुताबिक कुछ मंसूबे, कुछ ऐसी चीजें जिनके वफाक काम करवाना चाह रहा था, उन पे कुछ काम हुआ, प्रोग्रेस हुई, जिससे कुछ अंदाजा होता है कि आपको आगे करना क्या है। बात यह कि जब भी आप कोई किसी जगह पे जाएं और जाके कहें कि मैं 162 अरब रुपए का पैकेज दे रहा हूं, तो ये किसी को अंदाजा नहीं होगा कि ये 162 अरब रुपए आपने लगाने किस पे हैं। सब्जी मंडी इससे तैयार करवानी है या आपने कोई मीनारे पाकिस्तान खड़ा करना क्या है। तो पहले मंसूबा बनता है कि आपने अगले 5 साल में कराची के स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स उसकी बनानी है, सीवरेज सिस्टम उसके बनाने हैं, मेन सीवरेज सिस्टम से आबादियों को लिंक करना है, वो सारा, और उसकी फिर कॉस्ट इफेक्ट बनता है। फिर आपको अंदाजा होता है कि इतनी बड़ी रकम क्या आप इस साल 1 साल में दे सकेंगे, कितने सालों पे इसको आपने तकसीम करना है। तो ये प्लानिंग का एक प्रोसेस है जिसके तहत आप जाके तो किसी मंसूबे को आगे बढ़ा सकते हैं, वरना तो जाके ऐलान करके इसी तरह होगा जो पिछले 2 साल गुजरे हैं, ऐलान हो गया और आगे पता नहीं किसी को करना क्या है। फिर उसके लिए एक मैकेनिज्म क्रिएट करना है, एक मशीनरी वहां पे एक ऐसा आपको सेटअप, जैसे अभी बात चल रही है कि एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे अपॉइंट किया जाएगा, क्या वो सबको कबूल होगा या इसके अलावा कोई सिस्टम करना है। तो ये चीजें मेरा ख्याल है कुछ तय कर ली गई हैं। खराबी इसमें सिर्फ इस वक्त ये है कि कोई ना कोई इनमें से जिसका कोई लूज कैनन्स हैं जो कि मुंह खोल के कोई अपना कुछ बयान दे देती है ताकि वो नजर आए, मीडिया में उनकी बातचीत नजर आए, हालांकि कोई जरूरत नहीं है। यूं लगता है कि सिंध गवर्नमेंट भी सीरियस है और फेडरल गवर्नमेंट भी सीरियस है, लेकिन जो मुंह फटे लोग हैं उनका क्या करें, वो कोई ना कोई बात इस तरह की करते हैं जिससे कि यानी आपका इशारा भी विफाकी मुजरा की तरफ है नॉन सीरियस। तो मेरा ख्याल है कि इनके मुंह बंद कराने के लिए कोई टेप शेप चाहिए, वो इनका इंतजाम कर दें ताकि बाकी मामला चल सके। और सीरियसनेस बिल्कुल है, होगी, बहुत बेहतरी आएगी। यानी वो तवज्जो दें तो मसाइल जरूर जल्द हल होंगे। जल साहब, आपका तजिया भी आ गया। जुनैर, आपका तजिया क्या कहता है इससे मुतालिक? वेल सलमा, एक तो ये कि कराची को डिस्कस करने में हमारी डिबेट पता नहीं क्यों हमेशा इस तरफ चली जाती है जिस तरह सिर्फ इकॉनमी इम्पॉर्टेंट है। इकॉनमी लाइफलाइन ज़रूर होती है, लेकिन इंसान रहेंगे, इंसान सेन रहेंगे तो इकॉनमी मैटर करेगी ना। चाहे 30% वफाक के पास हो, चाहे सारा ही वफाक के पास हो, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज़ कि कराची इज़ पाकिस्तान, वहाँ रहने वाले उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने इस वक्त लाहौर में बैठे हुए या कोयटा में बैठे हुए लोग हैं। इस वक्त वहाँ ह्यूमन क्राइसिस जनरेट हुआ है। तो इकॉनमी को छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, आप इन चीज़ों को प्लीज़ भूल जाएं। वहाँ इस वक्त लोग तकलीफ़ में हैं। वज़ीर आज़म, मैंने काफ़ी हफ्तों पहले प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि ये डन हो गया है कि वफाकी हुकूमत और सिंध की गवर्नमेंट मिल के कुछ और इदारों की हेल्प से एक प्लान बना रही है, और वज़ीर आज़म की ख्वाहिश ये थी कि कुछ ना कुछ उसका कॉन्क्रीट फॉर्म लेके फिर उधर जाएं वो। लेकिन जाके अगर वो वज़ीर आला के साथ एक टेबल पे नहीं बैठते, विच मीन्स के पॉलिटिकल कंसेंसस हमें फेस वैल्यू पे नज़र नहीं आता, तो वो एक डिज़ास्टर होगा। सो उनका जाना और ये ऑप्टिक्स के लिए लोगों को एतमाद में लेने के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो लीडर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त पूरे मुल्क के, कि वो जाके ये भी बताएं कि वो क्या कर रहे हैं और साथ सिंध गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी हो ताकि कोलैबोरेटिव एफर्ट नज़र आए। ये याद रखिए 2 करोड़ की आबादी का एक शहर है जिसको आपने नए सिरे से रिस्ट्रक्चर करना है, क्योंकि कोई एक चीज़ भी वहाँ पर सीधी नहीं रह गई। सो यस, जाने से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जाके वहाँ वो क्या करते हैं दैट हैज़ टू बी सीन येट। लेकिन प्लान उनका अभी कॉन्फिडेंशियल है, उसका ऐलान भी वो जुमे को करेंगे। यानी आपका भी कहना है कि अगर वो तवज्जो देते हैं तो मसाइल जल्द हल होंगे। मुजम्मिल और वर्दी साहब, आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में ये आई वॉश होगा जाना, और मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर पर इतनी तनकीद हो रही। देखिए ना, आज भी वो नया लाहौर बसाने की मीटिंग कर रहे हैं। कराची डूब रहा है, तबाह हो गया है, उनको नया लाहौर बसाने की पड़ी हुई है। वो कराची उनके लिए, उन्होंने कहा कराची में 2 दिन बाद चला जाऊंगा, पहले जरा लाहौर जाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ नया रावी फ्रंट जो मैंने बनाना है ना, उसकी मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तरजीहात नजर आ जाती हैं।
और एक दिन का दौरा क्या मसाइल का हल है कराची का? इस्लामाबाद बैठ के आपने एक प्लान बना लिया है और आपने डंडे से सबको कहा है कि अब तुम लोगों ने बोलना नहीं है, तबाही इतनी हो गई है, कोई स्टेक होल्डर नहीं बोलेगा, सब खामोश हो गए हैं। और इस हू के आलम में वो कहने लगे जी आवाजें बहुत आ रही हैं, लोग बहुत बोल रहे हैं। कब्रिस्तान है यहाँ, लोग ना बोलें, कब्रिस्तान में खामोशी होती है। जिंदा लोग तो बोलते हैं, चीखते हैं, पुकारते हैं, अपनी बात करते हैं। एक नया फिनोमेना शुरू हो गया है कि बोलना बंद कर दिया जाए, किसी तरह एहतजाज बंद कर दिया जाए, बात ना करने दी जाए। मेरा मतलब बात करेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। हमारे वजीर आजम भी ऑपोजिशन के साथ बैठ के बात करने को अपनी तौहीन समझते हैं, स्टेक होल्डर के साथ बैठ के बात करने को अपनी तौहीन समझते हैं, वजीर आला सिंध के साथ बैठने को अपनी तौहीन समझते हैं, MQM जिसके वोटों से वजीर आजम बने हैं उनके साथ बैठने को तौहीन समझते हैं, और कराची के जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ। वो कहते हैं मैं इस्लामाबाद से आऊंगा, एक प्लान का ऐलान करूंगा जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वापस चला जाऊंगा। ऐसे होगा? मेरा मतलब है मत करें ऐसे। उन्हें एक हफ्ता कराची रहना चाहिए, उन्हें ये लाहौर और इस चीजों को छोड़ना चाहिए। मिनी पाकिस्तान डूब रहा है, 72 घंटे लोगों के घर लाइट नहीं आई, लोगों के घर से पानी नहीं निकला, उनका फर्नीचर तबाह हो गया है। कोई आप वहां के लिए आम आदमी को पैकेज देने की बात करें जिसके घर की चीजें डूब गई हैं, कोई और बात करें। आप कह रहे हैं कि मेरा मतलब है इस तरह मसाइल हल होंगे, मुझे कोई संजीदगी नजर नहीं आ रही। सॉरी टू से, मुझे लग रहा है कि एक सियासत हो रही है, आई वॉश हो रहा है, और किसी तरह ये है कि मैं भी अपना नंबर लगा लूं कि मैं भी गया था, और जैसे 162 अरब का ऐलान किया था वैसे एक और पैकेज का ऐलान कर रहा हूं। 2 साल और गुजर जाएंगे, पिछले पैकेज से भी 2 साल गुजर गए हैं, अगले पैकेज से भी 2 साल गुजर जाएंगे। फिर हम कहेंगे कि वो पीपल्स पार्टी ने नहीं करने दिया, MQM खा गई और सिंध की हुकूमत बड़ी नालायक थी, मैं तो गया था और ये हो गया। ऐसे चलेगा ये मुल्क? ये तरजीहात हैं, ये संजीदगी है। मेरा मतलब है तरजीहात और संजीदगी तो ये है कि इससे पहले एक वजीर आला गंदे पानी में खड़ा हुआ, हमने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जिस जगह वो जाके गंदे पानी में खड़ा हो गया था उस जगह फिर दोबारा गंदा पानी नहीं आया ना, फिर 72 घंटे पानी नहीं ना खड़ा होता था, क्योंकि उसके साथ चीफ सेक्रेटरी और दीगर अफसरान को भी गंदे पानी में खड़ा होना पड़ा। खाली वजीर आला थोड़ी गंदे पानी में खड़ा होता है, जाके वजीर आजम को भी गंदे पानी में खड़े होना चाहिए ताकि बाकी अफसरान भी गंदे पानी में आधा घंटा खड़े हो और उन्हें पता लगे कि इस मुल्क में गंदे पानी में रहना, जब आपके घर में गंदा पानी आ जाता है तो क्या होता है। सर वर्दी साहब, वैसे तस्वीर तो हमने वजीर आला सिंध की भी देखी, गंदे पानी में खड़े हुए। सलमा एक मेरी भी एक रिकमेंडेशन है जी जी, क्योंकि ये हफ्ते की बात है, हफ्ते में ये काम नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि अगले 3 साल वजीर आजम को कराची में रहना चाहिए और गंदे पानी में खड़ा रहना चाहिए, फिर शायद। ठीक है, मैं बैठना चाहिए। क्यों? अगर कराची के लोग उस गंदे पानी में रह सकते हैं, अगर कराची के लोग उस गंदे पानी में रह सकते हैं तो वजीर आजम क्यों नहीं रह सकता? उसको रहना चाहिए। ठीक, सर वर्दी साहब आपका पॉइंट आ गया। मैंने तो यही कहा है कराची के लोगों से ज्यादा इम्पोर्टेंट है गंदे पानी में रखे 3 साल वहाँ पे। बिल्कुल रहना चाहिए। अगर वहाँ गंदा पानी है तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर छुट्टी भेज दें, अगर वो गंदा पानी है तो सारी हुकूमत को गंदे पानी में रखें। जनरल साहब आपकी सजेशन पे वो उनको पसंद आई है सर वर्दी साहब? हुक्मरान गंदे पानी में नहीं आएंगे, ये गंदा पानी नहीं निकल सकता। जब तक हुक्मरान गंदे पानी में नहीं आएंगे ये गंदा पानी रिकमेंडेशन सबसे बेहतर है। बिल्कुल, आपकी रिकमेंडेशन जनरल साहब पसंद आई है सर वर्दी साहब को। सर वर्दी साहब आपका पॉइंट आ गया। NBC आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? मैं ये कर रहा था कि बिल्कुल मुजम्मिल सुरवर्दी साहब की तरजीह के साथ गंदे पानी में आके खड़े नहीं होंगे, गंदा पानी नहीं निकलेगा। ठीक, सर वर्दी साहब आपका पॉइंट समझ आ गया जी। NBC कि 3 साल तक खड़े रहें, एक टांग पे खड़े रहें, वो ज्यादा बेहतर होगा। एक टांग पे खड़े हुए वजीफा है ये मसाइल को होना चाहिए। मैं ये टांग भी इस्तेमाल न करें, डंडे पे खड़ा रहें। और ना सीरियस नोट सर जी, PTI के मुकामी MPA MLAs कितने अहल हैं, छोड़ के फारिग हो। अंदाजा इस तरह से हुआ कि आज एक MPA ने खारदर के बारे में बयान जारी किया कि वहाँ पानी भरा हुआ है, वहाँ लोग बेजार हैं। ये पानी भरा था 4 रोज पहले थे और साफ हो चुका है, उनको आज ख्याल आया है। तो मुझे डर है कि ये जो है कोई MPA कोई MLA मुतासरा इलाके में नहीं गया क्योंकि खतरा था कि कोई चपत मार देगा। हमारे लोग थप्पड़ नहीं मारते, चपत मार के भाग जाते हैं और उसके बाद फिर उतरता है जो भी होता है। तीसरी बात ये कि जो मसला फटा है ना, ये बम फटा है,
ये सुरजाने की वजह से नहीं फटा, ये गोली मार की वजह से नहीं फटा, ये फटा डीएचए की वजह से कि डीएचए में पानी आ गया, हंगामा हो गया। भाई डीएचए में पानी आपके नाली से आया। डीएचए की जो ग्रीन बेल्ट थी 2 फीट की सड़क के बीच में, उसमें आपने नाली बना दी, गाड़ी उसमें डूब गई। सिंपल सी कहानी है ये। और आपने तजावुजात कायम की वहाँ डीएचए के अंदर। तो सर डीएचए को ठीक करने में 5 साल लगेंगे। अब जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ जगह ही नहीं है नालों की। देखिए मैं एक पॉइंट यहाँ पे रेज करना चाहूंगी सलमा, इफ यू अलाउ मी। जी जी श्योर। देखिए अभी तो अगर पॉलिटिकल विल हो पीपल्स पार्टी की तो उनके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब मेयर वसीम साहब जो एमक्यूएम के थे, वसीम अख्तर, वो नहीं रहे। अब अपनी मर्ज़ी के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी लगा लें और अपनी मर्ज़ी से बड़ा स्मूथ ट्रांजिशन से वो ठीक कर सकते हैं चीज़ों को। अभी भी 3 साल गवर्नमेंट के पड़े में। सो बेसिक थिंग इज़ पॉलिटिकल विल। और वो क्योंकि वोट सिंध की गवर्नमेंट को कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी को ही दिया हुआ है, तो पहली जिम्मेदारी जो है ना एक अपनी ओन करने की कराची को, वो उन लोगों की ही बनती है। प्राइम मिनिस्टर को मैं नहीं कह रही कि उनकी नहीं बनती, लेकिन उनको भी थोड़ा सा मोटिवेट होने की ज़रूरत है। ठीक, आपका पॉइंट भी आ गया। तमाम तज्जियाकारों ने अपनी राय का इजहार किया। ज़ैगम खान साहब, जनरल साहब और जुनैरा ने हाँ का ऑप्शन दिया है कि अगर वज़ीर आज़म कराची के मसाइल पर तवज्जो देते हैं तो मसाइल जल्द हल होंगे, जबकि सोहरवर्दी साहब ने इससे इख्तलाफ किया है। ब्रेक के बाद तीसरे सेगमेंट के साथ वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हुकूमत ने भंग के तिब्बी, सनती और तिजारती इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से वफाकी काबीना ने आज पहले लाइसेंस की मंजूरी दी है। भंग को इब्तदाई तौर पर 3 अजला में काश्त किया जाएगा। सवाल हमारा ये है कि वफाकी हुकूमत का 3 अजला में भंग काश्त करने का फैसला, क्या हुकूमत को भंग की काश्त को फरोग देना चाहिए? NBC, क्या आप इसके हक में हैं? मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मैं भंग को उन मानों में नहीं ले रहा जिन मानों में बहुत से लोग रहते हैं कि वो भंग घोट के पीते हैं और फिर डांस करते हैं और फिर रक्स करते हैं और फिर गाने गाते हैं। रंग बरसे वाला कौन सा गाना था वो? भंग दवा है, भंग मेडिसिन है, भंग बूटी है। हमारे यहाँ गांजा भी कहते हैं, बूटी भी कहते हैं उसको। इस वक्त अमेरिका, जर्मनी, कनाडा समेत दर्जनों मुल्कों में भंग का कारोबार जायज़ है। भंग काश्त करना जायज़ है, भंग को दुकानों पे बेचना जायज़ है। उसकी वजह ये है कि ये अल्जाइमर या हेपेटाइटिस सी के साइड इफ़ेक्ट्स या कैंसर या पेन, ये उनका एक इलाज है। अगर इसको बतौर इलाज लिया जाए और इसकी मेडिसिन बनती हैं, ये पड़ती है मेडिसिन के अंदर। मुझे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। वह तो इसके लिए बहुत बड़ा बैलेंस चाहिए होता है, डॉक्टर की राय चाहिए होती है। और अगर हम लाइसेंस देख उसको प्रोड्यूस करा रहे हैं बतौर मेडिसिन, तो एक बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। 2016 में हमारे एक दोस्त ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी थी कि पाकिस्तान में भंग की काश्त की परमिशन दी जाए, क्योंकि ज़ियाउल हक ने भंग बंद करके हीरोइन को जुर्म दी थी। हीरोइन की जो पेनिट्रेशन हुई पाकिस्तान में, वो इस वजह से हुई कि भंग को बंद कर दिया गया। और मेरा ख्याल है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, और उसने उसमें पूरी तफसीलात लिखी कि क्या क्या फ़ायदा है इसका, क्या क्या नुकसान है इसका, और ये क्यों ज़रूरी है, इससे कितना हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, कितना हमें सामान मिलेगा इससे, और कितना हमें फ़ायदा होगा। पेन किलर तो आप भंग के बगैर यूज़ ही नहीं कर सकते। जो आपको लगता है इंजेक्शन लगता है, उसमें लाजमी तौर से मॉरिजुआना कह लें उसको, आप उसको कैनिबल्स के लिए कुछ भी कह लें, आप उसमें शामिल होती है। तो मेरा अच्छा फैसला है, एक सही से फैसला है। आपकी नज़र में ये बहुत अच्छा फैसला है। जनरल साहब, आपकी क्या ओपिनियन है? मैं राय से कैसे इख्तलाफ कर सकता हूँ, बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ पे हुआ ये है कि 3 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को 3 अजला में इजाजत दी गई है। उनके साथ रकबा मुकर्रर किया गया बड़ा थोड़ा सा, कि बहुत छोटे रकबे पे 3 अजला में 3 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ, और ये प्योर मेडिकल रिक्वायरमेंट है, उनकी मेडिसिन के लिए दिया गया, उनको इजाजत दी गई है। सिर्फ इसमें मसला एक है कि इसकी सुपरविजन देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनका भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है।
वो कई दफा ये चीजें दाएं बाएं कर देते हैं। जैसे एफरडीन का किस्सा यहाँ पे खड़ा हुआ था और एफरडीन ली गई कि जनाब यहाँ पे अहतियात में डालेंगे, लेकिन वो लोगों ने पैसे कमाया, बाहर एक्सपोर्ट कर दी। तो ये एक चेक सिस्टम इस पर जरूर रखना चाहिए। अगर जायज इस्तेमाल फार्मास्यूटिकल कंपनीज कर रही है जैसा कि सोचा गया और उनको इजाजत दी गई है, तो मेरा ख्याल उसमें कोई कबाहत नहीं। हमें उसको एक कौमी रिक्वायरमेंट समझना चाहिए। कौमी रिक्वायरमेंट समझकर इसके जो काश्त है उसको फरोग देना चाहिए। ठीक है जनरल साहब, आपका पॉइंट आ गया। जैगम खान साहब, आपकी क्या राय है? जहाँ तक नारकोटिक्स यूज़ का बात है तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में नारकोटिक्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत ही ख़तरनाक रुख पे जा चुका है। भंग तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इस वक्त केमिकल बेस्ड जो हमारे यहाँ नारकोटिक्स यूज़ हो रहे हैं, आइस जैसे जी, इवन समद बॉन्ड और मेडिकल इंजेक्शंस, पेन किलर्स, जिसमें लोग चंद महीनों में, चंद सालों में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो रहे हैं। उसके मुकाबले में आप भंग देखें तो आपको नाम गिनवाए जाते हैं कि फ़लाँ VIP जिसकी इतनी लंबी उम्र है और इतनी अच्छी सेहत है, उसके पीछे भंग का बड़ा अहम किरदार है। ऐसा है तो अगर आप भंग को देखिए, देखिए भंग जो है दुनिया की कदीम तरीन क्रॉप्स में से एक है। कोई 30,000 साल से इस्तेमाल हो रही है और 12,000 साल से तो इसको हम बाकायदा काश्त कर रहे हैं। यानी जब एग्रीकल्चर शुरू हुई थी और शुरू के दौर की जो क्रॉप्स हैं उसमें से एक क्रॉप है और उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि इसके फूल और बीज से तकरीबन 100 कंपाउंड्स बनते हैं। यानी उसका जो मेडिसिनल यूज़ है ये हज़ारों साल पुराना है। 100 कंपाउंड्स इज़ अ लॉट। इसके जो बीज है उससे वेजिटेबल्स, ऑयल्स बनते हैं बहुत अच्छे, उससे प्रोटीन निकलती है और इवन जो उसका फाइबर है, जो उसके पत्ते से फाइबर बनता है, उससे कागज़ बनता है, उससे कैनवस बनता है, उससे लिनन बनता है, उससे 1 दर्जन के करीब और दूसरी चीज़ें भी बनती हैं। अब जो चैलेंज है वो यही है कि अच्छी बात है इसके इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है और मेडिसिनल कंपनीज़ को दी गई है जिसका ब्रांड एट स्टेक होता है, जिनके अपने मफादात जो हैं वो लाइन पर होते हैं और उनकी ये ज़रूरत होगी कि वो मुकम्मल एहतियात करें इसके मिसयूज़ से, इसकी गैर कानूनी फ़रोख्त से। उस पर वो नज़र रखें कि जो फार्मर्स हैं वो कहीं इधर उधर उसको बेचना शुरू ना कर दें। अगरचे इधर उधर जो इस्तेमाल वाले हैं मलंग हैं, उनको कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप इस्लामाबाद में भी आसपास अगर देखें तो इतनी उगती है, भंग इतनी उगती है कि इसको रोकने का तो कोई मसला ही नहीं है। सिर्फ हमने कानूनी इस्तेमाल बंद किया हुआ है, गैर कानूनी इस्तेमाल को तो रोकना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि ये इतना आसानी से उगने वाला एक प्लांट है और हमारे इलाके से, हमारा इलाका जो है वहाँ पे कुदरती तौर पे उगने वाला प्लांट है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है और अच्छी गवर्नेंस के साथ ना सिर्फ आप भंग को उगा सकते हैं बल्कि दूसरी भी क्रॉप्स ऐसी जिनके साथ थोड़ी सी आपको सिक्योरिटी की तवज्जो की ज़रूरत है, उसको उगाकर एक ऐसे माहौल में जिसमें कैश क्रॉप्स की ज़रूरत है। बहुत सी क्रॉप्स फेल हो रही हैं, किसानों की आमदनी अच्छी नहीं हो रही, उन्हें नई क्रॉप्स की ज़रूरत है। और पाकिस्तान की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और पाकिस्तान के इंडस्ट्रीज़ हैं, उसको पाकिस्तान के अंदर से उगने वाले अच्छे रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला है। यानी काश्त को फ़रोग देना चाहिए आपके ख्याल में, लेकिन थोड़ा सा चेक भी रखना चाहिए। ठीक है, देखिए चेक रखना तो नेचुरल है, लेकिन फ़रोग देना चाहिए। ठीक है जुनैरा, आप क्या इसके हक में हैं? देखिए सब्सटेंस अब्यूज़ जो है ना वो तो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। वो तो किसी भी चीज़ का कोई भी कर सकता है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कुछ लोगों को किस किस चीज़ की आदत हो चुकी होती है। ट्रॉमा के जो मरीज़ होते हैं उनको सर्टेन काइंड ऑफ मॉर्फिन की इतनी आदत हो जाती है कि वो उसके बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकते। तो दैट इज़ अ सेपरेट इशू और उसके लिए उसी तरह की आपको लीगल बाउंड्रीज ड्रॉ करनी पड़ेंगी जैसे बाहर मुल्कों में होती है कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ड्रग नहीं मिलती एंड ऑल दैट। जहाँ तक इन पर्टिकुलर हेम्प का ताल्लुक है, हेम्प ट्रेडिशनली और मतलब सेंचुरीज ओल्ड यूज़ है इसका मेडिकल और कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। अब बात हो रही है क्लाइमेट चेंज के साथ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की, कि आप जो पैकिंग्स करते हैं, फ़र्ज़ करें आपने एग्स पैक किए हुए हैं, वो प्लास्टिक में ना करें, वो ऐसे मटेरियल में करें जो डिग्रेड होके दोबारा से रिसाइकल होके यूज़ हो सके। तो हेम्प से आपकी इंसुलेशन होती है, आपका बायोफ्यूल बनता है,
डिग्रेडेबल प्लास्टिक बनता है उससे, पेपर बनता है उससे, उसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इतने प्रोडक्ट्स इससे बनते हैं जिसकी कोई हद नहीं। तो मेरा मतलब है कि सब्सटेंस अब्यूज़ को एक साइड पे रखें, वो तो अभी भी जिन लोगों ने जो चीज़ हासिल करनी होती है वो कर ही लेते हैं, लेकिन उसका जो एक प्रोडक्टिव यूज़ है, कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव यूज़ है, उसको ज़रूर इस मुल्क में शुरू होने की ज़रूरत है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में भी इसका बहुत इनपुट होगा और ऑफ कोर्स रेवेन्यू जनरेशन और इकोनॉमी में भी ये बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। प्रोडक्टिव यूज़ बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है जुनैरा, आपका पॉइंट भी आ गया। सोहरवर्दी साहब, आपकी राय इस बारे में क्या है? नहीं देखें, इससे तो इख्तलाफ नहीं किया जा सकता कि हमें मेडिकल ज़रूरियात के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत है हम उनको अपने मुल्क में अपने वसाइल से क्यों ना हासिल करें। ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी इसकी मुखालफत नहीं कर सकता। लेकिन जैसे एफिडेंट को सियासी मुकदमात या सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया, मेरा ख्याल है इसको वैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले कहा गया, फिर हमने देखा कि बाद में उस केस का बना क्या। इलेक्शन से पहले एक उम्मीदवार को सजा भी हुई और फिर इलेक्शन के बाद वो सजा का क्या बना। सियासी तौर पे इसको इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल जो मुल्की ज़रूरियात हैं, जो अदवियात के लिए और इकॉनमी के लिए जो भी पॉसिबल पॉजिटिव स्टेप्स हैं, उनकी कौन उनको मुखालफत कर सकता है। हम सब पाकिस्तानी हैं और हमें इन्हें मुस्बत और पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, और जो भी कोई पॉजिटिव स्टेप है उसको सराहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे सिस्टम्स बन सकें कि चीज़ों का गलत इस्तेमाल बहरहाल रोका जा। सही, यानी आप भी इसके हक में। आम है, ड्रग्स तो आम है। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी ड्रग्स मिल रही हैं। हमारी नौजवान नस्ल भी ड्रग का शिकार हो रही है। बहुत मसाइल हैं ड्रग के, हमें वो तो हम नहीं भी उगा रहे, तो यहाँ नई नई किस्म की ड्रग्स आ रही हैं। वो एक अलग पहलू है बहस का, लेकिन इकोनॉमी के लिए, अद्वियात के लिए जिन चीजों की जरूरत है, वो दलाइल इन चीजों को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। ठीक है, तजियाकारों ने कहा है कि इसकी काश्त को फरोग देना चाहिए और इसके प्रोडक्टिव यूज को भी यकीनी बनाना चाहिए। अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे। एफबीआर ने इदारे के अंदर एहतसाब का सिलसिला शुरू कर रखा है, जिसके तहत अब तक 76 अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। एफबीआर बदउन्वान मुलाजिमीन के खिलाफ मुतहरिक हो गया है। सवाल हमारा यह है कि 76 अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, इस तरह की कार्रवाइयों से क्या इदारे की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी? तमाम तजियाकारों से उनकी राय जानेंगे। 90 सेकेंड्स फॉर ईच गेस्ट। जनरल साहब, आपसे स्टार्ट करूंगी। देखिए जी, बदउन्वानी ही इस अदारे का तुरा इम्तियाज था और इसी की वजह से कभी भी ये अपना टैक्स कलेक्शन का टारगेट पूरा नहीं कर सके, जो कि तकलीफ देह है। मुल्क के जैसे हालात हैं, अगर हम और एरियाज में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में करप्शन की बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वो है जिसने आपको कमा के देना है, टैक्स कलेक्शन करनी है। अगर वहाँ पे प्रिफरेज है, वहाँ पे लोग जो है वो टैक्स नहीं देते और उनको डिपार्टमेंट जो है वो पैट्रनाइज करता है, तो मेरा ख्याल है वो सबसे बड़ा नुकसान मुल्क का था। और तवक्को की जाती है कि अगर वाकई कुछ सिंसियरली और सीरियसली इसमें काम हो रहा है और करप्ट लोगों को कुछ वीड आउट किया जा रहा है, तो इंशाल्लाह उससे बेहतरी आएगी, जरूर आएगी। डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी और टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी। लेकिन अगर ये आई वॉश हुआ और इसका कुछ अर्से के बाद फिर वही धंधा शुरू हो गया, तो फिर ये एक आर्जी चीज है, लेकिन तवक्को की जा सकती है कि इससे बेहतरी आएगी हमारी। अच्छे की उम्मीद है। एनबीसी, आपकी राय? देखिए, मैं इस बारे में बड़ा दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। मैं करप्शन के इल्जामात, धांधली के इल्जामात, बदउन्वानी के इल्जामात बहुत देखे। भुट्टो साहब के ज़माने में बहुत से अफसरों को निकाला गया, ज़ियाउल हक ने बहुत से अफसरों को निकाला, मुशर्रफ ने बहुत से अफसरों को निकाला, अब ये निकाल देंगे। करप्शन, बदउन्वानी तो वही खड़ी है, ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा इजाफा हो गया उसके अंदर। बहुत डी जनरेशन हुआ है हमारे यहाँ क्वालिटी में, अफसरों की क्वालिटी में भी और उनके स्मार्टनेस पे भी। एफबीआर एक टारगेट है जो बिल्कुल हर आदमी एक तीर उठा के उसको मारता है सुबह उठते ही, बात किए बगैर। प्राइम मिनिस्टर से बहुत शाकी हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वो कभी अपना टारगेट पूरा नहीं करता, रेवेन्यू टारगेट पूरा नहीं करता, अभी भी कम है टारगेट। ये बिल्कुल अलग बात की कि वो टारगेट रियलिस्टिक था या नहीं था, लेकिन एफबीआर उसको पूरा नहीं कर पाया। शब्बर जैदी जैसा आदमी जब वापस आ जाए भागकर इस्लामाबाद से और जाकर अस्पताल में छुप जाए, तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि क्या हाल होगा एफबीआई कहते हैं ब्यूरोक्रेसी का। करप्शन कहीं भी हो, एफबीआर में हो, सीबीआर में हो, सीबीआई में हो, सीआईडी में हो, पुलिस में हो, कहीं भी हो,
उसका खात्मा होना चाहिए, लेकिन उस खात्मे के लिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। मुझे यकीन है इनको शोकॉज दिया गया होगा, इनको कुछ किया गया होगा, उसके बाद जवाब मिलने पर, जवाब नाकाफी होने पर इनको बरतरफ किया गया होगा, किया जाएगा। और यही ह्यूमन राइट्स का मसला है। अगर ये पूरा हो रहा है और ये वाकई करप्ट हैं तो इन्हें कोई हक नहीं कि इस माशरे में रहेंगे। यानी एहतसाब से बेहतरी आएगी। सौरवर्दी साहब, आपकी राय? मेरी राय ये है कि इस वक्त एफबीआर पे बहुत प्रेशर है कि वो टैक्स कलेक्शन बढ़ाए, क्योंकि पिछले साल हुकूमत ने टैक्स टारगेट्स पूरे नहीं किए और आईएमएफ की तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी बहुत प्रेशर है। इस प्रेशर को बहुत नाजायज तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे कुछ सनतकार दोस्तों ने जरूर मुझे बताया है कि एफबीआर के लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जी हम पे बहुत प्रेशर है, आप पर इतना टैक्स डाल देंगे, आपको ये कर देंगे, आप ये करें। इस वक्त मुल्क में जो एफबीआर की जो एक टैक्स कलेक्शन की ब्लैकमेलिंग है, उसमें वो बहुत घी के साथ घी वाली बात है, बहुत नाजायज काम हो रहा है और इसकी बहुत शिकायत आ रही हैं। मैं समझता हूँ 74 तो कुछ भी नहीं है, सिस्टम बदलने की जरूरत है। असेसमेंट के और दीगर तरीक़ेकार के बहुत ज्यादा इख्तियारात हैं एफबीआर के अफसरान के पास। वो एक सनत का बिजनेसमैन को कई सालों तक रुला सकते हैं अपीलों में, इसमें वकला के चक्कर में, अदालतों के चक्कर में। और ये जो टैक्स मुतसिब का निज़ाम है वो भी कहता है कि मैं टैक्स असेसमेंट में मुदाखलत नहीं कर सकता। महकमा ही अपील सुनता है, किसी थर्ड फोरम पे अपील होनी चाहिए। अगर एक एफबीआर के अफसर ने मुझे टैक्स डाल दिया है, उसकी अपील भी एफबीआर का ही एक अफसर सुनता है। कई दफा सीनियर अफसर की असेसमेंट जूनियर अफसर अपील में सुन रहा होता है। ये बहुत मसाइल हैं जो हमारे टैक्स के कलेक्शन के डिपार्टमेंट के हवाले से हैं। इमरान खान ने बहुत कहा कि मैं इसको रिफॉर्म करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, पर वो कुछ कर नहीं सके हैं। वही पुराना और फरसूदा निजाम चल रहा है और अब भी शिकायत बहुत हैं। ये 74 बहुत कम है, यहाँ शिकायत के अंबार हैं। हर बंदा रो रहा है। टैक्स इकट्ठा करने ना होने की एक बड़ी वजह एफबीआर है, एफबीआर के अफसरान है, एफबीआर का असेसमेंट का तरीका। यानी आप ये कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होने वाला? नहीं, मैं नहीं समझता। ये आई वॉश है कि बस ये 74 बंदे निकाल दिए। इट्स एन आई वॉश। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ज़ैगम खान साहब, आपका तज्जिया। देखिए सलमा, हमें अपने इदारों को एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। जो इंस्टीट्यूशंस एफिशिएंट होते हैं उनमें करप्शन खुद ब खुद कम होती है और हम ये काम कर सकते हैं। हमने ये काम किया है। कोई 15-20 साल पहले अगर आप पीछे चली जाएं तो मुझे तो याद है इस्लामाबाद में, लाहौर में हर चौक पे ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हुआ पैसे पकड़ रहा होता था। इसके अलावा कोई काम नहीं होता था। और कुछ 10 साल हो गए मैंने किसी एक ट्रैफिक पुलिस वाले को पैसे मांगता नहीं देखा। मेरे तजर्बे में तो नहीं आया, ना किसी दोस्त ने बताया है। आपने ट्रैफिक पुलिस को एफिशिएंट बनाया, आपने मोटरवे पुलिस बनाई, शानदार है। कोई करप्शन की शिकायत नहीं आती। हालांकि एक अकेला मोटरवे पुलिस वाला खड़ा होता है, उससे 20 मील एक तरफ भी कोई नहीं होता, 20 मील दूसरी तरफ भी कोई नहीं होता। SCCP एक ऐसा इदारा है जो सनतों से ही डील करता है, सनतों को रजिस्टर करता है, सनतों पर नज़र रखता है। मैंने कभी नहीं सुना कि SCCP में कोई रिश्वत की शिकायत आई हो बहुत अरसे से। क्यों? SCCP को आपने रिफॉर्म किया, आपने मॉडर्नाइज किया, आपने बेहतर बनाया। नादरा रिलेटिवली एक जदीद और अच्छा इदारा है। ये काम हम FBR के साथ नहीं कर सके। हालांकि FBR इन सबसे ज़्यादा अहम इदारा है, क्योंकि रियासत का सबसे जो बुनियादी और अहम तरीन काम है वो एक तो रेवेन्यू जनरेशन है और दूसरा फिर उस पैसे का अच्छा इस्तेमाल है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि मैं 8000 अरब रुपए जमा करके दिखाऊंगा, मैं FBR को रिफॉर्म करूंगा। FBR में क्या हुआ? 5 इदारे उसके रिफॉर्म कर रहे हैं, रिफॉर्म नहीं हो रहा। किल्लत है, आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं, कारकर्दगी में बेहतरी आएगी इस तरह? यकीनन आप जो भी इस तरह की कार्रवाई करेंगे उसमें बेहतरी तो आएगी, लेकिन मार्जिनल बेहतरी आएगी। आपने इसे बाकायदा बेहतरी करनी है तो आपको रिफॉर्म करना होगा। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, आप क्या ऑप्शन लेंगी? देखिए, मेरे ख्याल में तो अगर हैज़र्डली ऐसा कुछ करना शुरू कर दिया है तो डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा। बिकॉज वही बात है ना कि हु विल कास्ट द फर्स्ट स्टोन, कि पहला पत्थर किसी मुजरिम को कौन मारेगा? जो खुद ही मुजरिम होगा। तो कौन कर रहा है ये इन्वेस्टिगेशंस? कौन कर रहा है? किसके खिलाफ कर रहा है? किस लेवल पे कर रहा है? अगर रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते तो मैं समझती कि बहुत हेल्दी है। ओवरऑल चीज़ों को देखें आप, अगर कोई इंडिपेंडेंट फॉरेंसिक बॉडी होती जो इसको देख रही होती तो भी मेरा ख्याल था अच्छा है। लेकिन FBR खुद ही अपने आप को ठीक कर रहा है, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रही है।
यानी आपको भी बेहतरी नजर नहीं आ रही। हमारे सवाल पर 3 तज्जियाकारों ने हाँ का ऑप्शन लिया है, जबकि 2 तज्जियाकारों का कहना है कि इस तरह से बेहतरी आती हुई नजर नहीं आ रही। सवाल हमारा ये था कि क्या इस तरह की कार्रवाइयों से इदारे की कारकर्दगी में बेहतरी आ पाएगी। माहिरीन की राय आप जान चुके हैं। प्रोग्राम का वक्त के साथ ही खत्म हुआ है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।